आप सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम में स्वागत है। आज हम करेंगे 14/11/2018 का TGT SST का TSSSB का PYQ पार्ट 2। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बक बक ओनली फैक्ट्स झटपट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 विश्व नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा है जिसे डैश रियो डी जनेरियो में अपनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UNCED यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसमें वर्ष 1992 में 100 से भी ज़्यादा देश शामिल हुए थे, जिसमें साइन किया गया। क्यों साइन किया गया? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी उसकी जो सॉल्यूशंस को खोजने के उद्देश्य से ये सब मिले और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सम्मेलन किया इन्होंने। सम्मेलन में भाग लेने वाले जो जितने भी सारे नेता थे, उन्होंने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, अभिसमय, इन पर साइन किए, इन मुद्दों पर साइन किए। और सम्मेलन के दौरान जब 21 सेंचुरी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए 300 पेजेस का कार्य योजना भी बनाई थी। ठीक है, 21 शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए 300 पृष्ठों का कार्य योजना बनाई थी और अपनाई थी। ठीक है, इसे ही एजेंडा 21 कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों कोस्टल जोन्स ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अनुसार क्या है, जो भारतीय तट की सीमा है के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, कि जो भारतीय तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती हैं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनें चलती हैं और साउथ ईस्ट व्यापारिक पवनें चलती हैं, फिर जब वो आकर मिलती हैं उनको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ। तो इसका आंसर है ITCZ। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सतलुज तथा काली नदी की जो बीच का भाग होता है उसमें जो हिमालय है उसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। देखिए, सतलुज और काली नदी के जो बीच में हिमालय है उसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या परिवर्तन को कहते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच कोई जनसंख्या परिवर्तन आता है तो उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि यानी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो परिवर्तन होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब जनसंख्या परिवर्तन होता है, पॉपुलेशन एक्सचेंज होता है, तो किसी भी एरिया में जो उसकी इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकल कह सकते हैं, आर्थिक प्रगति होती है, उसकी सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, या हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड हो जाता है एक रीजन का, वो उसका क्या कहते हैं, वो उसका एक मेन सूचक होता है कि वो बताता है कि जनसंख्या परिवर्तन कैसे और किस क्षेत्र में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की दूरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल से डैश का कोण बनाती है। पृथ्वी की एक धुरी है जो काल्पनिक है, इमेजिनरी है दोस्तों। कक्षीय तल यानी कि ऑर्बिटल प्लान, जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे कौन सा कोण बनाती है, एंगल कौन सा बनाती है? 66 डिग्री का कोण बनाती है। और जो अर्थ होती है वो रोटेट करती है ऑन इट एक्सिस। 7th क्वेश्चन दोस्तों, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों का समान वितरण। क्योंकि अगर समान वितरण नहीं होगा तो एक साइड पे गरीबी हो जाएगी और एक साइड पर क्या होगा, रिसोर्सेज एक बंदे को मिल रहे अच्छे से और दूसरे को नहीं मिल रहे, तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, भारत डैश हवाओं के क्षेत्र में स्थित है। जो भारत है वो अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए, लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लोकेटेड है किसके बिटवीन में 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसके मध्य स्थित होने के कारण क्या होता है दोस्तों, नॉर्थन ईस्टर्ली हवाएं आ जाती हैं इसके अंदर, तो पूर्वोत्तर पूर्वा आती है। लेकिन दोस्तों क्या है, जब ये हवाएं चलती हैं नॉर्थ ईस्टर्लीज, तो इसमें क्या होता है, ये जो हवाएं हैं ये दोनों गोलार्धों में चलती है, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी। पर क्या होता है, जो कॉरियालिस बल है उसके प्रभाव के कारण क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं ये दाईं ओर चलती हैं, ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं हवाएं ये बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसके प्रभाव से, कॉरियालिस बल के प्रभाव से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेरू की धारा के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास का क्या नाम है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली बात क्या है, जो पेरू तट पर ठंडी जल धारा प्रवाहित होती है, कौन सी होती है, ठंडी जल धारा। जो पेरू जल धारा है ये ठंडी जल धारा है। क्या होता है, जब 3 to 8 ईयर्स में इसकी जो धारा होती है वो उल्टा क्रम पकड़ लेती है, जिसमें क्या होता है, जो नीचे से आने वाली ठंडी धारा है वो ऊपर आना बंद कर देती है। वो जो स्थान है वो पश्चिम से आने वाली गर्म धारा ले लेती है, ठीक है। जब ऊपर आना बंद कर देती है तो वो वाला स्थान में जो पश्चिम से धारा आ रही है तो वो ले लेती है, जो धारा कौन सी आती है उसमें गर्म धारा आती है, तो वो रूप ले लेती है वहां पर अपना। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, एल नीनो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एल नीनो के नाम से जाना जाता है, जो पेरू के तट पर भयंकर वर्षा और मानसून प्रदेशों में सूखे का कारण भी बनती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, काली मृदा आमतौर पर डैश तत्व की कमी होती है। जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर जनरली कौन सा कंटेंट कम मिलता है। आंसर इज फास्फोरस। फास्फोरस बहुत कम मिलता है। काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी का स्थानीय रूप है रेगुर। रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मिट्टी है मेनली लोहा, चूना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, पोटाश और एल्युमिनियम इसमें सबसे ज़्यादा समृद्ध होती है, मतलब इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ये जो सॉइल है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कपास के लिए। और ये काली जो मृदा है दक्कन के पठार के बहुत सारे भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दक्कन पठार, दक्कन के पठार में ज़्यादातर देखी जाती है। और कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी मिलता है, ठीक है ना। देखिए ये ब्लैक सॉइल गुजरात के पार्ट्स में, और ये देखो दक्कन के पठार और ये सब जगह यहाँ पे मिलता है, मेजरली यहाँ मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा अंटार्कटिक प्लेट के बीच की सीमा का नाम क्या है। मोटे तौर पर WE में चलने वाली यानी वेस्ट ईस्ट में चलने वाली समुद्री कटक द्वारा चिन्हित है और न्यूजीलैंड के थोड़ा दक्षिण में एक प्रसारी स्थान में विलय कर रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है, ऑप्शन डी, अपसारी सीमा है। ये जो अपसारी सीमा है भारतीय और अंटार्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कंटक से निर्धारित होती है, जो एक अपसारी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समशीतोष्ण वन और घास के मैदान उच्च ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो आमतौर पर समुद्र तल से 3600 मीटर से अधिक होती है। तो दोस्तों ये बात हो रही है एल्पाइन वनस्पति की। एल्पाइन वनस्पति इज द राइट आंसर। समुद्र तल से जो भी बढ़ती है ऊंचाई, उनके साथ क्या होता है, वनस्पतियों में बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। और मेनली 3000 से 4000 तक जो ऊंचाई बढ़ती जाती है तो उसमें समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु का विस्तार मिलता है। कहाँ किसका मिलता है, समशीतोष्ण
जो प्रकार की जलवायु है वो मिलती है। इस प्रकार की जलवायु में अल्पाइन बायोम के लिए बहुत ज़्यादा ये वाली सिचुएशन बहुत अनुकूल होती है। बायोम के जो ऊपरी क्षेत्र में लाइकेन और निचली वाले क्षेत्र में कोणधारी जो वृक्ष होते हैं जैसे कि पाइन, फर एक्सेट्रा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। गुजरात में द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के बीच स्थानीय समय का अंतर क्या है? तो आंसर इज 1 hour 45 minutes। एक देशांतर का जो अंतर होता है, एक देशांतर में 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, और द्वारका में 68 डिग्री पूर्वी देशांतर है और जबकि डिब्रूगढ़ में कितना है 94। तो इसमें 26 डिग्री का जो अंतराल आया है उसमें क्या है 104 मिनट्स बनते हैं अकॉर्डिंगली इसके, तो इसलिए आंसर आया 1 hour 45 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 चरणों का नाम है? तो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। ये जो सिद्धांत है इसका मूल जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? थॉमसन ने सन 1929 में, और नॉर्टस्टीन ने किया था 1945 में। ये सिद्धांत बेसिकली किस चीज़ पर है? जो विकसित देश हैं उनकी मृत्यु दर, जन्म दर और प्राकृतिक वृद्धि दर की प्रवृत्तियों के आधार पर इस सिद्धांत को दिया गया था। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लोगों द्वारा कृषि के लिए बनाए गए डाइवर्जन चैनलों की पहचान करें। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जो लोगों के द्वारा कृषि के लिए बनाए गए डाइवर्जन है, चैनल्स हैं, डाइवर्जन चैनल्स, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कुल्स एंड पुल्स। इसमें क्या होता है, ये नदी की जो धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। ये इसमें जो शुष्क क्षेत्र और आर्द्र शुष्क क्षेत्र जो होते हैं उन खेतों में जो वर्षा का जो जल होता है उसको एकत्रित करने के लिए क्या करा जाता है, उनको इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। और ये राजस्थान जैसलमेर में इसको क्या कहा जाता है? खादीन। राजस्थान और जैसलमेर में कहा जाता है खादीन, अन्य क्षेत्रों में कहा जाता है इसको जोहर। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 16। इजराइल में मृत सागर के पानी में तैराक कैसे तैर सकते हैं? इजराइल में जो मृत सागर है, डेड सी है, उसके अंदर फ्लोट कर सकते हैं आराम से बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि उसके अंदर मात्रा जो होती है नमक की इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी डूब नहीं सकता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार ध्रुवीय बहाव बल तथा ज्वारीय बल का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर है दोस्तों वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जर्मनी के जो विद्वान थे एल्फ्रेड वैगनर, इन्होंने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। इनके अकॉर्डिंग जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो 2 दिशा में प्रवाह हुआ था, एक हुआ था उत्तर की ओर और एक हुआ था दक्षिण की ओर। ये इनका सिद्धांत है, इसमें इन्होंने बताया है। और ये जो प्रवाह के जो जब प्रभाव हुआ था तो बलों का यूज किया गया था, तो जिससे एक को कहा जाता है पोलर बल और दूसरे को ज्वारीय बल के नाम से जाना जाता है। जो पोलर बल है वो पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड किया है उन्होंने, और ज्वारीय बल को सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से रिलेटेड किया है। इससे सूर्य एंड चंद्रमा के जो आकर्षण होता है उनका, उससे रिलेटेड किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ग्रीष्म काल में रात्रि के पूर्वार्ध में कौन सा प्रसिद्ध नक्षत्र देखा जा सकता है? आंसर इज बी, उर्सा मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मेन जो एम है वो है मेकिंग फैमिली वेलफेयर एज पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, यानी परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनोन्मुख बनाना, जिसके अंतर्गत क्या आता है कि 2 बच्चे जो हैं वो अच्छी फैमिली है, यानी उनकी अच्छी फैमिली है, एक मानक को प्रोत्साहित करने वाली बात है जो कि 2070 तक जनसंख्या को स्थिर बना के रखने की बात की गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। महाद्वीपीयता क्या है?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समुद्री दूरी के कारण चरम मौसम की स्थिति का अनुभव महाद्वीपीयता कहलाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है आज की। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम।